ओम नमस्ते शारदे देवी सरस्वती वरप्रदे वसत्तम मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। येनाक्षर समाय मदिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। तो अभी तक लोक सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आपने दो संधियां पढ़ ली हैं। यण संधि जिसके अंतर्गत 7 सूत्र थे, जिनमें 4 विधि सूत्र एवं 3 परिभाषा सूत्र और 1 वार्तिक था। ठीक है। उसके बाद आया आपका अयादि संधि। अयादि संधि का मुख्य सूत्र था, बोलो बोलते रहो आप, एचो यवायावः। क्या करता है वो? एच के स्थान पे आय आव आदेश करता है। बिल्कुल। एच ए ओ आई ओ इन वर्णों के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आ जाए तो ए को आई, ओ को औ को आव और आई को आय आदेश होता है। ठीक है, ये सूत्र ने कहा था। तो उदाहरण थे हरे विष्णुवे नायकः पावकः। सूत्र के अर्थ के लिए यथा संख्यम अनुदेशा समानाम यह परिभाषा सूत्र लगता है। क्यों? क्योंकि स्थानीय और आदेश समान संख्या वाले हैं। एच में 4 आते हैं, ए आई ओ औ, और आदेश जो अयादि हैं, अयादि क्यों कहा उन्हें? क्योंकि अय अव आय आव इनमें पहला है अय, तो अय है आदि में जिसके ऐसा हुआ अयादि, वो अयादि है अय अव आय आव। तो ये अय अव आय आव आदेश 4 हैं, तो 4 एच हैं, 4 अयादि हैं। तो यथासंख्य पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा आदेश हो जाएगा। यानी ए को अय, ओ को औ, औ को और आई को ये आदेश होते हैं। ठीक है। हरे विष्णवे नायकः पावकः ये उदाहरण थे। ठीक है। हरे प्लस ए को अय आदेश हुआ, हरे बन गया। विष्णु प्लस ओ, विष्णु का ओ को अव आदेश हो गया, विष्णवे बन गया। ठीक है। विष्णु प्लस ए। ठीक है। उसके बाद न प्लस अक, तो आई को आय आदेश हो गया तो नायक बन गया। पौ प्लस अक, पौ के औ को आव आदेश हो गया तो क्या बन गया? पावक। ये एचो यवायावः यथा संख्यम अनुदेशा समानाम के जरिए हमने जाना। ठीक है। उसके बाद आनुषंगिक सूत्र आया वांतो ही प्रत्यय। वांतो ही प्रत्यय का अर्थ कैसे लगा? वांत अर्थात वांत आदेश हो, ये प्रत्यय माने ये विशेषण था प्रत्यय का। विशेषण में तदंत विधि होती है, लेकिन ये सप्तमी विभक्ति वाला है और वर्णवाचक है, इसलिए तदंत विधि न होकर के तदादि विधि हुई। तो ये प्रत्यय का अर्थ होगा यकारादि प्रत्यय परे रहते वांत आदेश होता है। किसको ऐसी जिज्ञासा में वांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? एचो यवायावः में प्रसंगानुसार वांत आदेश है। अव और आव, ये अव और आव, ओ और अव को होते हैं, तो प्रसंगतः अर्थ आ जाएगा ओ और अव को, ओ और अव इन दोनों को क्रमशः आव और आव ये वांत आदेश होते हैं। कब? जब यकारादि प्रत्यय पर में हो। तो उदाहरण आए थे गव्यम और नाव्यम। गो से यत प्रत्यय किया, यत प्रत्यय यकारादि प्रत्यय है, उससे पूर्व में ओ बैठा हुआ है तो उसको वांत आदेश अव हो जाएगा, गव्यम बन जाएगा। आगे नौ शब्द से यत प्रत्यय हुआ, यत प्रत्यय यकारादि प्रत्यय है, उसके पूर्व में अव है तो अव को वांत आदेश आव हो जाएगा, तो नाव्यम बन जाएगा। ठीक है। अगला वार्तिक आया था, क्या था? अध्व परिमाणे च। कहा कि मार्ग का नाप ऐसे अर्थ को बताने वाला कोई यकारादि शब्द पर में हो तो तब भी ओ का उससे पूर्व में बैठे हुए ओ अव को वांत आदेश होता है। तो गो शब्द है ऐसा जो
या यकारादि शब्द के पूर्व में है। यकारादि शब्द है युति, और युति शब्द मार्ग के नाप को बताता है, इसलिए गो के ओ को क्या हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, बन जाएगा गव्युति। ये हो गया था हमारी कल की कक्षा। ठीक है, यहां तक हो गया ना। आज अगला पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, पूछना है यहाँ तक? पूछना है? अगर यहां तक कुछ समझ ना आया हो तो बताओ। आगे बढ़े। तो अब आया आगे सूत्र अदेन गुण। क्या सूत्र आया? अदेन गुण। अदेन गुण, जो अदेन है वो गुण है। क्या कहा? अदेन है वो गुण, यानी अदेन की गुण संज्ञा होती है। सूत्र अपने में पर्याप्त है। अब प्रश्न होगा ये अदेन क्या है? तो कहा अत च एंग च इति अदेंग। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। क्या कहा? अत और एन की गुण संज्ञा होती है। एंग क्या है? तो क्या कहां से कहां तक जाएगा? एवज की। ध्यान दो, चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में एंग प्रत्याहार, चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में ए कहां बैठा हुआ है? ए उंग में बैठा हुआ है। ग कहां बैठा हुआ है? उसी में बैठा हुआ। तो ए उंग में एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए और ओ। तो एंग अर्थात ए ओ। तो ए ओ की गुण संज्ञा होती है, ये एंग से अर्थ निकला। ठीक है। अथ, अथ की भी गुण संज्ञा होती है। तो कहा कि ये अथ क्या बला है। ठीक है, अथ को समझाने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। क्या है सूत्र? तपरस्तत्कालस्य। तपरस्तत्कालस्य। क्या सूत्र आया? तपरस्तत्कालस्य। तपरः तत्कालस्य। तपरः, तपरः का अर्थ बता रहे हैं कि तपर शब्द में दो प्रकार के समास हैं। तह परः इति तपरः, और ठीक है, तस्य परः इति तपरः। क्या कहा? तह परः इति तपरः। ठीक है, अर्थात त है पर में जिसके, वो हुआ तपर, और तस्य परः माने त के पर में जो, वह। ठीक है, तो दोनों प्रकार के अर्थ बता रहे हैं। तह परो यस्मात् प्रथम विग्रह है तपरः का। तपरस तत्कालस्य में तपरः तत्कालस्य, ये दो पद हैं। इन दो पदों का अर्थ बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम तपरः का अर्थ कर रहे हैं। कह रहे हैं तपरः में दो प्रकार का समास है। पहला है तह परो यस्मात् स। अर्थ क्या हो जाएगा? तह माने त है, परः माने पर में, यस्मात् माने जिसके। अर्थ किस में जाएगा? अर्थ किस में जाएगा? कौन होगा तपरः? त है परे जिसके, तो त जिससे पर में हो, अर्थ उसमें जाएगा। तो अदेंग में त कहीं कहा है कि नहीं कहा है? अत च एंग च, अत में त कहा, अत एंग, अत एंग में बीच में त बैठा हुआ है। तो त है पर में जिसके, वह कौन?
ता है पर में जिसके, वह कौन? एंग के पर में ता है, पर माने बाद, तो बाद में ता दिखाई दे रहा है एंग के। तो पुनः ध्यान दे अर्थ पे। तह परो यस्मात, त है पर में जिसके, तो वह कौन होगा जिसके बाद त बैठा हुआ है। तो ऐसा बोलना बुद्धि नहीं चल रही तेरी। वह अर्थ किस में गया? त में। तह परो यस्मात, यह पहला अर्थ है। और इस पहले अर्थ में अर्थ अभिप्रेत होगा जिसके बाद त है। तो यहां पर त है अ के बाद, पहला अर्थ अ में चला गया। दूसरा अर्थ है तात्परश्च, तात्परः, त के बाद जो, यहां जो अर्थ नहीं लगाओ, यस्मात नहीं है, तो तात्परः, त के बाद। तो त के बाद कौन है? एंग है। तो तपरह के दो अर्थ किए। तह परो यस्मात, त है पर में जिसके, और तात्परस्य, तात से पर में। तो दोनों अर्थ जब किए तो यहां तपर हो गया अ भी, और तपर हो गया एंग भी। अ होगा जब बहुब्रीहि समास करेंगे, जब अर्थ होगा त है पर में जिसके। बहुब्रीहि समास करने में अ अर्थ आएगा, और एंग अर्थ आएगा तत्पुरुष समास करने में। क्यों कि त से पर में जो, तात्परः, त के बाद, तो वो होगा एंग। तो त से तपर, जो तपर होता है, तपर दोनों होंगे, ठीक है, अभी और एंग भी। तो जो तपर होता है वह उच्चार्यमाण समकालः, समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। वह उच्चार्यमाण, जैसा उच्चारण किया है वैसे ही उच्चार्यमाण समकालस्य, उच्चार्यमाण समकालस्य, जैसा उच्चारण किया है उसी प्रकार के काल का। उकालो झुरस्व दीर्घ प्लुता ने काल बताया है, एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो समकाल अर्थात जैसा कहा है उसी के काल वाला, उसी की मात्रा वाला संज्ञा स्यात् बोधक होता है। अर्थात तपर में, तपर के साथ जो वर्ण कहा गया है, यदि ह्रस्व कहा गया है तो ह्रस्व मात्र का बोधक होगा, यदि दीर्घ कहा गया है तो दीर्घ मात्र का बोधक होगा, यदि प्लुत कहा गया है तो प्लुत मात्र का बोधक होगा। समझ आया? तो कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, तपर से समकाल की संज्ञा करने का क्या औचित्य है? कहा कि देखो औचित्य यह है, अगर हम अ कहेंगे तो अगर हम तपर नहीं ग्रहण करेंगे तो तपर के बिना जो भी वर्ण होगा वो अपने सभी वो अक्षरों का बोधक होगा, सवर्णियों का बोधक होगा। ये आपको हम सवर्ण संज्ञा में और तुल्या से प्रयत्न सवर्णम और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में समझा चुके हैं कि जो वर्ण होता है वो अपने सभी सवर्णियों का बोधक होता है। तो अगर हम तपर ग्रहण नहीं करेंगे तो तपर ग्रहण के बिना जो अक्षर उच्चार्यमाण होगा वह न केवल उच्चार्यमाण का बोधक होगा बल्कि अनुच्चार्यमाण का भी बोधक हो जाएगा। यदि हम अधेन गुण में तपर ग्रहण नहीं करते तो अ का मतलब होता 18 प्रकार का अ, यानी ह्रस्व का भी जो जैसा कि कहा गया है, दीर्घ का जो कि नहीं कहा गया है, और प्लुत का जो कि नहीं कहा गया, इन तीनों का बोधक हो जाता, 18 प्रकार के अ का बोधक हो जाता। इसी प्रकार एंग भी 12-12 प्रकार का बोधक हो जाता। ठीक है, तो कह रहे हैं तपर ग्रहण से ये फल होता है कि जो वर्ण जैसा उच्चारण किया गया है वैसा ही लिया जाए, उसके अतिरिक्त न लिया जाए। ठीक है, तो तपर ग्रहण करने से अत का अर्थ हो जाए, अत तपर है कि नहीं है, बहुब्रीहि समास अर्थ करेंगे जब अ के त है पर में जिसके, ऐसा अर्थ करेंगे तो अ का मतलब हो जाएगा ह्रस्व आकार, क्योंकि वहां अ ह्रस्व पढ़ा गया है। ठीक है,
और एंग का मतलब हो जाएगा जैसा चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा गया है वो वाला। वो कौन सा है? दीर्घ। एचाम द्वादश तेषाम ह्रस्वभावात्। तो दीर्घ प्लुत नहीं, ठीक है ना। तो ए और दीर्घ मात्र की गुण संज्ञा होती है। यही अदेंग गुणा में लिखा है, क्या कहा? अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत अर्थात ह्रस्व अकारस्य गुण संज्ञा भवति। दीर्घ एकारस्य ओकारस्य च गुण संज्ञा भवति। ये अर्थ निकला तपरस तत्कालस्य की सहायता से, ठीक है। तो गुण संज्ञक वर्ण हो गए अ ए ओ। गुण संज्ञक वर्ण कौन से हुए? आ ए ओ। अ ए ओ। तो अ ए ओ की गुण संज्ञा हो, यह अर्थ हुआ अदेंग गुणा का तपरस तत्कालस्य की सहायता से, ठीक है। तो ऐसा कहने से आ इसकी गुण संज्ञा होगी? नहीं होगी। ए की गुण संज्ञा होगी? नहीं होगी, ठीक है। ओ की गुण संज्ञा होगी? नहीं होगी। अ ए ओ इन तीनों की ही गुण संज्ञा होगी, ठीक है। तो ये गुण संज्ञा इन्होंने बता दी। तो गुण संज्ञा क्यों बताई? इसलिए बताई कि आगे हम गुण करने जा रहे हैं, ठीक है। समझ आया? और भानुप्रिया जी आपका स्वागत है। जीवन खनल जी, अत कहे तो 6 प्रकार के ह्रस्व का लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है सर। ह्रस्व के जितने भेद होंगे वो सब ग्रहण किए जाएंगे, तो ह्रस्व आकार लिया जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? अदेंग गुणा ने क्या कहा? अत और एंग की गुण संज्ञा हो। आ का मतलब 18 प्रकार का आ हो जाता है कि नहीं हो जाता? एंग का मतलब भी 12 प्रकार के एंग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों? जब हमने ये कहा था कि चतुर्दश माहेश्वर सूत्र वर्णमाला है, तो प्रश्न हुआ था कि आ तो है ही नहीं, वर्णमाला कैसे होगा? तो कहा कि उस सूत्रों में जो बैठे हुए हैं वो अपने सवर्णियों के बोधक हैं। तो आ का मतलब 18 प्रकार का आ, ओ का मतलब 12 प्रकार का ओ, ठीक है। तो हमने अत एंग कहा, तो अत एंग में अ का मतलब 18 प्रकार का आ नहीं हो जाएगा? एंग का मतलब 12 प्रकार के एंग नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। लेकिन तपर ग्रहण भी तो किया है। कोई भी कार्य पाणिनि जी व्यर्थ नहीं करते। तपर ग्रहण किया है तो उसका कोई औचित्य है, तो उसका औचित्य तपरस तत्काल से समझा रहा है कि उसका औचित्य यह है कि तपर जिसके साथ किया गया हो वो जैसा पढ़ा गया है वैसा ही का ग्रहण होता है। तो आ कैसा पढ़ा गया है? एक मात्रा वाला पढ़ा गया है, तो ह्रस्व ही आ का मतलब होगा ह्रस्व आकार। एंग तपर के साथ पढ़ा गया है तो एंग का मतलब भी होगा दीर्घ एकार ओकार। तो तपरस तत्काल की सहायता से अदेंग गुणा का अर्थ हो जाएगा अ ए ओ इन 3 वर्णों को गुण जाना जाए। यानी अ ए ओ ये 3 वर्ण गुण संज्ञक हैं। अब आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? ठीक, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये प्रक्रिया क्यों की जा रही है? सूत्र आया आद गुण। क्या सूत्र आया? आद गुण। द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, 2 पदों का यह सूत्र है। आत यह पंचम्यंत पद है और गुणा यह प्रथमांत पद है। तो आत का मतलब हो जाएगा अवर्ण के बाद अ शब्द से बना हुआ है आत। रामात, राम शब्द का है पंचम्यंत रामात। राम में राम हटा दो, अ बचाओ, तो क्या रूप बनेगा? रामात में भी राम हटाओ, क्या बचेगा? आत। तो अ शब्द से बना है आत। आत का अर्थ हो जाएगा अ के बाद। और यहां तपर ग्रहण तो है नहीं, ये आत तो पंचमी का आत है, तपर ग्रहण वाला आत नहीं है। तो आत का अर्थ हो जाएगा 18 प्रकार के अ के बाद। समझ में आया? गुण हो, आ के बाद गुण हो, तो ये क्या कहा कि अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ जी।
तो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं वृत्तिकार कि अवर्णात अच परे पूर्व परयो एको गुणादेश स्यात्। अच की अनुवृत्ति की तो अर्थ हुआ अवर्णात अचि। आत का अर्थ कर रहे अवर्णात, स्पष्ट कर रहे हैं। अचि अच परे रहते, अवर्ण के तुरंत बाद स्वर वर्ण बैठा हुआ हो तो पूर्व परयो हो, पूर्व और पर दोनों को, यानी अवर्ण और अच दोनों को, पूर्व में अवर्ण होगा पर में अच होगा, तो इन दोनों को एक गुणादेश स्यात्, गुण रूप एक आदेश होता है। समझ आ गया? बड़ा सरल अर्थ है। अवर्ण के बाद अच हो तो अवर्ण और अच को गुण एक आदेश होता है, दोनों को मिलकर के। ठीक है? थोड़ा सा है का मतलब 18 प्रकार का, बिल्कुल, इसलिए अवर्णात कहा है। ठीक है ना? अब एक चीज सोच लेते हैं, थोड़ा विचार कर लेते हैं। कौन सा प्रकरण चल रहा है हमारा? अच संधि प्रकरण चल रहा है, स्वर संधि चल रहा है। ठीक है? स्वर संधि में हमने आपको पहले ही बताया था कि जब संधि होती है तो कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? चार। कौन कौन से? एक जब दो मिल रहे हैं तो कुछ अलग ही आपको पड़ती है। दोनों को मिल करके कुछ नया हो जाना, पहला परिवर्तन ये होता है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है? किसी एक को, दोनों में से किसी एक को, वो पूर्व को होना। तीसरा परिवर्तन क्या है? दोनों में से दूसरे को हो जाना, यानी जो बाद में बैठा हुआ उसी को परिवर्तन होना। चौथा कौन सी अवस्था थी? परिवर्तन दोनों का जोड़ से मतलब परिवर्तन जो हो रहा है वो हो नहीं पा रहा। हाँ, दोनों स्वर आ रहे हैं, उनको संधि प्राप्त है लेकिन प्राप्त होने के बाद भी नहीं हो पाई, इसको कहते हैं संध्या भाव या प्रकृति भाव। ठीक है? तो चार प्रकार की स्थितियां होती हैं। अभी तक असंधि प्रकरण में आप कितने प्रकार के संधि पढ़ चुके हैं? दो। कौन कौन से? यण संधि, अयारी संधि। यहाँ पे इन दोनों प्रकार के संधियों में इन चार अवस्थाओं वाले में से कौन सी अवस्था हुई है? क्या दोनों को मिलकर के संधि हुई है, या दोनों में से एक को हुई है? दोनों में से एक को हुई है तो पहले वाले को हुआ है या बाद वाले को हुआ है? यण संधि में यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? इको यण चीज। उस पर ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के बोला कर, मुंह तक खोला कर, पहले सोच लिया कर, बिना सोचे मत बोला कर कुछ। इको यणचि में यण किसको होता है? पूर्व वाले वर्ण को होता है, बाद वाले वर्ण को होता है, दोनों को होता है या दोनों को नहीं होता है? पूर्व वाले को होता है। क्लियर है? तो इको यणचि ऐसी संधि है जहां दोनों वर्णों को नहीं होता, बल्कि दोनों वर्णों में से जो पहला वर्ण है उसमें परिवर्तन होता है, इक को परिवर्तन होता है। और इक पूर्व वर्ण है, पश्चातवर्ती वर्ण क्या है? अच है। बिना सोचे बोल रहा है फिर से। इको यणचि में पश्चातवर्ती वर्ण दो वर्णों में संधि होगी ना, तो पहला वाला कौन सा है? इक है, उसको परिवर्तन होता है, अच को कुछ नहीं होता, अच तो वहीं बैठा रहता है। इसी प्रकार से एचो यवाह में परिवर्तन किसको होता है? वहां दो कौन कौन है? एच है और अच है। तो एच और अच दोनों को मिलकर के परिवर्तन आय आव होता है, या एच को होता है या अच को होता है, या किसी को नहीं होता है। सोच करके बोल, बिना सोचे मत बोला कर। उदाहरण देख, उदाहरण क्या है अयादि संधि का? हरे। तो बता, हरे ए, इसमें परिवर्तन किसको हुआ? ए को हुआ है, या उसके बाद बैठे हुए ए को हुआ है, या दोनों को हुआ है, या दोनों को नहीं हुआ है? पढ़ा 800 दुनिया 8 है, दोनों को हुआ है। तो हर ये ए कैसे बचा?
पागल है तू, इधर ला कॉपी और पेन। पता नहीं कहाँ कल से क्या पढ़ रहा है तू। जब तुम्हें पूछा जा रहा है तो सबसे पहले उदाहरण पकड़ो। इकोयोनची का उदाहरण क्या है? इकोयोनची यहाँ संधि का उदाहरण क्या है? सुधि उपास्य है ना, तो सुधि है प्लस उपास्य है। यहाँ दो वर्ण क्या है? ई प्लस उ। ये है इक, ये है अच। इन दोनों को संधि हुई तो संधि होने के बाद क्या हुआ? ई को यह हुआ। तो ई को यह हुआ, उ को कुछ हुआ नहीं हुआ। तो किसको हुआ? पूर्व वर्ण को हुआ, पश्चातवर्ती वर्ण को हुआ, या दोनों को हुआ, या दोनों को नहीं हुआ? पूर्व को, ई को यह हुआ। तो यह संधि में पूर्ववर्ती वर्ण को परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से अयादि संधि का उदाहरण है हरे प्लस ए। हरे में ए बैठा हुआ है, बाद में भी ए बैठा हुआ है, तो एचों को क्रम से अब आय आव आदेश होते हैं, अच परे रहते। तो अच को आदेश कहा है क्या? किसको अंग कहा है? एच को। तो यहाँ ए को क्या हो गया? आय हो गया। ए तो यहीं बैठा रहा, तो क्या बना? अये बना। हर जोड़ दो इसमें, क्या बना? हर ये। तो परिवर्तन दोनों को हुआ, इसको हुआ या इसको हुआ या किसी को नहीं हुआ? पूर्व वर्ण को हुआ। तो अयादि संधि भी ऐसी संधि है जहां संधि पूर्व को, परिवर्तन किसको होता है? पूर्व वर्ण को। तो इतना सा नहीं समझ में आ रहा तुझको? तो अब तक अच संधि में यण संधि और अयादि संधि में परिवर्तन पूर्व वर्ण को हुआ, दोनों को मिलकर के नहीं हुआ। एक अवस्था ये भी नहीं हुई। दोनों में से पश्चातवर्ती वर्ण को भी कुछ नहीं हुआ, वो केवल वहां निमित्त बना रहा, संधि में कारण बना रहा, निमित्त बना रहा। ठीक है। दोनों में से किसी को भी नहीं हुआ, ऐसी अवस्था भी नहीं हुई। कौन सी अवस्था हुई? कि पूर्ववर्ती वर्ण को परिवर्तन हुआ। समझ गया? अब यह दूसरा, जो चार अवस्थाएं बनाए, चारों में से अब दूसरी अवस्था आ रही है जहां दोनों को परिवर्तन होता है। ठीक है। तो आदि गुण कहता है अवर्ण के बाद, ठीक है, आ हो, उसके बाद क्या हो? अच हो, बराबर दोनों को क्या होता है? गुण होता है। गुण क्या है? अ ए ओ। तो आ और अच को मिलकर के ये तीन वर्ण हो जाते हैं, अ ए ओ। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, इतना हो गया। शिवानी तिवारी जी का भी हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हमारे YouTube दर्शक जितने लोग भी हैं, इतना हो गया। अब देखो, सूत्र ने कहा अवर्णादचि परे पूर्व परयो हो एको गुणादेश स्यात्। अवर्ण के बाद यदि अच बैठा हुआ हो तो अवर्ण और अच दोनों को पूर्व परयो हो, पूर्व और पर दोनों को। तो पूर्व में कौन है? अवर्ण। पर में कौन है? अच। इन दोनों को मिलकर के गुण रूप एक आदेश हो जाता है। समझ में आया? अब उदाहरण दे रहे हैं। उपेंद्र गंगोदकम। उपेंद्र का विग्रह है उप प्लस इंद्र। वर्ण विच्छेद किया, उ प अ इ न द र अ। ठीक है। तो ऐसा अवर्ण ढूंढो इसमें उपेंद्र में। तो अवर्ण है यह उप का अ। ठीक है। उप का अ क्या है? अवर्ण है। एक अवर्ण ये भी है, द्र में बैठा हुआ। ठीक है। लेकिन इन दोनों में से ऐसा अ कौन है जिसके बाद अच हो? पहला वाला है, क्योंकि अच कौन सा है? ये ई। ठीक है। तो अ और ई यानी अवर्ण और अच, इन दोनों को मिलकर के अ ए ओ ये गुण हो जाने हैं। ठीक है। अब यहां भी स्थिति आ गई कि ये दो हैं,
इन दोनों को अ ए ओ में से कौन सा आदेश हो। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, कौन सा लगाएंगे, जो पढ़ा है वो बोला कर रहे लड़के, स्थानांतरतमः। ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे और देखेंगे कि अ और ई को अ ए ओ में से कौन सा आदेश हो। तो अ और ई ये स्थानीय है और अ ए ओ ये आदेश हैं। तो सबसे पहले स्थानीय का परिचय लिया जाता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमें कंठ और तालु से संबंधित गुण करना है। तो अ और ई तालु और कंठ वाले हैं। हम अ ए ओ पे गए तो अ मिला हमें कंठ वाला, तो क्या अ कर दिया जाए, क्योंकि अ इन दोनों का मैच तो हो ही रहा है। तो कहा कि अगर अ को करोगे तो ई बुरा मान जाएगा, कहेगा अ का ही क्यों हूं, मेरा क्यों ना हो, भाई संबंधी तो मेरा भी होना चाहिए ना। तो कहा कि ठीक है आ पे नहीं करते। फिर गए हम ए पे, अब ए पे नहीं जाते ओ पे जाते हैं। ओ पे गए, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ है। तो अ का सादृश्य तो मिल ही गया कंठ वाला, तो कहा वो तो मिल गया, लेकिन ई का सादृश्य फिर भी नहीं आया और ओष्ठ अलग आ रहा है, आ का ओष्ठ नहीं है। कहा कि अभी इसको भी रहने देते हैं। तो कहा ए पे विचार करें। ए का क्या है उच्चारण स्थान, ए दे तो कंठ तालु, कंठ और तालु है। तो कंठ अ के साथ मिल गया, तालु ई के साथ मिल गया, तो ए ऐसा वर्ण हो गया जिसमें दोनों का सादृश्य आता है। तो अ और ए इन दोनों को मिल करके क्या कर देंगे हम, ए। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका उ प और अ और ई को मिल करके क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, आगे क्या बचेगा, न द र अ, ये बचेगा। ठीक है, ए को क्या कर दिया आपने, गुण कर दिया, दोनों को मिल करके किया। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ओ प में ए लगा दो, पे हो ए की मात्रा आ गई, ना आधा है, उसके बाद द है, उसके बाद र है, र पे अ घुसा दो तो क्या बन जाएगा, उपेंद्र बन गया। कैसे बना, उप के अ और इंद्र के ई दोनों को मिल करके ए रूप गुणादेश हुआ और बन गया आपका उपेंद्र। तो देखो दोनों को मिला यहाँ, तो ई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ और अ भी नहीं दिखाई दे रहा है, समझ गए। तो इसको कहते हैं एक आदेश। दोनों के मिलने से दोनों को परिवर्तन हुआ, कुछ नया ही हो गया। इस ए में ना तो अ है और ना ही ई है, वो एक नया ही वर्ण आ गया। यद्यपि ए में आ और ई होता है लेकिन स्वरूप तो अलग है ना उसका। हो गया क्लियर। तो उपेंद्र, तो ये गुण कहाँ हो, तीनों में से, तीन गुणों में से गुण कौन कौन से हैं, अ ए ओ। ए वाला उदाहरण आ गया, अ कहाँ होता है, अब दिखा रहे हैं ओ कहाँ होता है। अगला उदाहरण क्या है, अब देखो अ को होता है यह बता दिया, अब आ को भी होता है यह बता रहे हैं। गंगा प्लस उदकम। ठीक है, तो गंगा, गंगा में बैठा हुआ है आ, उसके तुरंत बाद उ अच है, तो गंगा के आ और उदकम के उ दोनों को मिलकर के गुण एक आदेश होगा। गुण है तीन, अ ए ओ, कौन सा होगा, तो गंगा का, गंगा में स्थित आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है, सोचो, वकार से संतुष्ट मेरे लड़के, क्या है, ओष्ठ है। ठीक है,
तो हमें कौन सा चाहिए, कंठ और ओष्ठ वाला चाहिए, ठीक है ना। तो अ का कंठ ही कंठ है तो उ बुरा मान जाएगा। ए का कंठ तालु है, अगर कंठ तालु वाला करेंगे तब भी उ का नहीं होगा, कंठ का तो हो जाएगा लेकिन उ का नहीं होगा। ओ पे चले तो ओ का क्या है, कंठोष्ठ है, तो दोनों मिल रहे हैं, तो गंगा के आ और उदकम के उ दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, आ और उ को मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा। इसको मिलाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, गंगोदकम। गंगोदकम। कोई दिक्कत आएगी। तो ये वो उदाहरण है जहां अवर्ण में आ के बाद अच हो तो ओ होता है, ठीक है। तो उपेंद्र और गंगोदकम बन गया, समझ आ गया। तो आशा है हमारे ऑनलाइन दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। हमारे ऑनलाइन दर्शक जो देख रहे हैं, आज का यह प्रसारण YouTube और Facebook दोनों पर उपलब्ध है एक साथ, और ठीक भी चल रहा है फिलहाल। ये पीछे क्यों चल रहा है, चलो जैसा भी चल रहा है लाइव कक्षा के बाद ही देखा जाएगा। कोई शंका यहां तक नहीं, तो यही रखें या आगे बढ़े, यही विराम करें आगे बढ़े। 8:30 होने जा रहे हैं, नहीं रखें। तो आज कितने सूत्र पढ़े तुमने, 3। अधेन गुण तपरस्तत्कालस्य और आद गुण। आद गुण गुण करने वाला सूत्र है। गुण किसे कहते हैं, यह अधेन गुण और तपरस्तत्काल से मिलकर के बताते हैं। तो जब गुण बता दिया तो आद गुणा जो कहता है वो काम आप कर सकेंगे। आद गुणा कहता है अवर्ण के बाद अच हो तो गुण रूप एक आदेश होता है। गुण क्या है, तो अधेन गुणा कहता है अ ए ओ हो तो आद गुणा का अर्थ हो जाएगा अवर्ण के बाद अच हो तो अ ए ओ ये आदेश होते हैं दोनों को मिलकर के, दोनों यानी अवर्ण और अच इनको मिलकर के, ठीक है। तो ये 3 सूत्र ध्यान कर लेना, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। गुण संधि इतनी ही है प्रमुखतः, सामान्य रूप से गुण इतना ही है, मुख्य गुण इतना है, और गुण कहाँ कहाँ होते हैं वो तो प्रसंगतः तुम्हें पता लगते रहेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। हमारे ऑनलाइन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कक्षा में जुड़े रहे, जिसमें कि जनक खनल जी, भानुप्रिया प्रियंका जी और शिवानी तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कक्षाएं इसी प्रकार चलती रहें, भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है। और इसके अतिरिक्त भी कक्षाएं हम उत्साही होकर चलाते रहें आपके सहयोग से। इसी के साथ इस कक्षा को विराम करते हैं। नमस्कार।